नमस्कार दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम जो हाल ही में जो लोकस्ट अटैक हुआ है यानी जो टिड्डी दल का हमला हुआ है भारत पे और विश्व के अन्य देशों पर भी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये टिड्डियाँ कितनी खतरनाक होती है और इनकी उत्पत्ति इतनी भारी मात्रा में क्यों हुई है, और साथ ही में हम उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जो इनको कंट्रोल करने के लिए अपनाए जा रहे हैं। टिड्डियों की जो प्रजाति होती है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और साथ ही में जो इंडियन ओशन डाइपोल है उसका इन टिड्डियों से उत्पन्न होने में बहुत बड़ा रोल रहा है। उसको भी समझेंगे कि ये इंडियन ओशन डाइपोल होता क्या है और ये कैसे भारत को और अन्य देशों को प्रभावित करता है। और साथ ही में लास्ट में मैंने कुछ हिंदी न्यूज़पेपर के आर्टिकल जोड़ दिए हैं जो इसी से संबंधित थे। उनमें भी जो चीज़ें आई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर मैं बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को लेना चाहते हैं और ये हिंदी में बनाई गई है ताकि आपको कहीं अलग से नोट्स ना बनाने पड़े, आपको यहीं से आप पढ़ के सारा काम टिड्डियों से संबंधित जो भी जानकारी है आपको सारी यहीं पे मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो में हम इंडियन ओशन डाइपोल को भी डिस्कस करेंगे। तो इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे आना होगा और वहाँ पे आप राइज आईएएस चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी पीडीएफ इस चैनल की मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टिड्डियों के बारे में, जो अटैक हुआ है उनके बारे में। देखो हाल ही के दिनों में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के 1 दर्जन से अधिक देशों पर इस टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। 3 क्षेत्रों की हम बात करें, जो अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र है यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लाल सागर क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी एशिया, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे हुए हैं। अगर आप मैप में देखो तो ये सारा क्षेत्र इनसे बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये रेड वाला है जो सोमालिया, इथोपिया, केन्या, ये वाला तो सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। और इसके अलावा ये वाले जोन भी है, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और फसलों को बुरी तरह से इन्होंने नष्ट कर दिया है। और अब हो क्या रहा है, ये और भी विस्तारित हो रही है, जैसे यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है। तो इस कारण से ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देखो जैसे इथोपिया और सोमालिया से ये टिड्डी दल केन्या और महाद्वीप के अन्य देशों में पहुंच रही है। इसी तरह लाल सागर क्षेत्र में सऊदी अरब, ओमान और यमन पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। और दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें तो ईरान, पाकिस्तान, भारत जैसे देश बुरी तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसा आप मैप पे भी देख सकते हैं, ये मैंने जोड़ दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये क्षेत्र हैं वो इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम अब भारत की बात करें तो भारत में जो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, एमपी और यूपी है, ये तो काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी अन्य राज्य भी हैं, वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। उनके बारे में बात करेंगे लास्ट में। और अगर ये टिड्डियों के दल की बात करें तो ये बहुत ही बड़े झुंड में होती है। 1 किलोमीटर का तक लंबा झुंड इनका हो सकता है। और इनके लिए इनकी आने की सूचना हमें पहले ही मिल गई थी, तो हमने दमकल वाहन वगैरह को तैयार कर लिया था कीटनाशक मिला के, ताकि इनको जैसे ही ये अटैक करें इनको भगाया जा सके। अब हम टिड्डी दल की बात करते हैं कि टिड्डी आखिर होती क्या है। देखो यह एक प्रकार के कीड़े होते हैं, उष्णकटिबंधीय कीड़े, जिन जो बहुत ही तेजी से और बहुत दूर तक उड़ सकते हैं और ये विभिन्न तरह की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको खा जाते हैं। इस तरह से उस फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं और उस देश को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और इन्हीं टिड्डियों में जो रेगिस्तानी टिड्डियां हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं। वैसे हम जनरली बात करें तो जो जुलाई अक्टूबर का महीना होता है, उस महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो टिड्डियाँ होती है ये जो गर्मी और बारिश का जो मौसम होता है उसमें ही सक्रिय होती है। और जैसे ही इनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है, आर्द्रता पैदा होती है बारिश के बाद गर्मी की वजह से, तो ये तेज़ी से प्रजनन करती है और मात्र 3 महीनों की अवधि में इनकी संख्या 20 गुना तक बढ़ सकती है। अगर हम भारत में टिड्डियों की प्रजातियों की बात करें
तो भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती है, जैसे रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी, ट्री टिड्डी। इसमें जो ये रेगिस्तानी टिड्डी है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। अब हम थोड़ा रेगिस्तानी टिड्डियों के बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो टिड्डियां हैं, ये प्रवासी जो कीट प्रजातियां होती हैं उनमें सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। और इन टिड्डियों की वजह से खाद्य सुरक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, या फिर आर्थिक विकास हो गया, किसानों की या लोगों की आजीविका हो गई, वो खतरों में पड़ जाती है। और ये इनकी उड़ने की, जैसे हमने बात की, इनमें उड़ने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है और ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है। तो अब हम इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं, क्या समय से पूर्व टिड्डियों का हमला पहली बार हुआ है? देखो, अगर हम 1950 से बात करें तो 1950 के बाद टिड्डियों का ऐसा खतरनाक हमला पहली बार देखने को मिल रहा है। दशकों पहले क्या होता था, एक टिड्डी प्लेग को लंबे भयानक रूप में देखा जाता था। टिड्डी प्लेग क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक निरंतर वर्षों के लिए टिड्डियों के झुंड हमला करते हैं तो उसे कहते हैं टिड्डी प्लेग। तो पहले टिड्डी प्लेग को भयानक रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि अच्छे मानसून जो 2019 का था, उस अच्छे मानसून के कारण ये लंबे समय तक इस क्षेत्र में मौजूद रही हैं। अगर हम 2019 के मानसून की बात करें तो 2019 में क्या हुआ कि जो मानसून था वो पश्चिमी भारत में समय से पहले ही शुरू हो गया। जो खासकर जो टिड्डी प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर समय से पहले आ गया। और यह जो टाइम इसका जितना रहना चाहिए, जो सितंबर अक्टूबर तक रहना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा नवंबर तक सक्रिय रहा। तो इस विस्तारित मानसून से हुआ क्या कि जो टिड्डी दल था उसके प्रजनन के लिए अच्छी परिस्थितियां पैदा हो गई। और क्योंकि मानसून अच्छा था, बरसात अच्छी हो रही थी, तो प्राकृतिक वनस्पति का भी अच्छा उत्पादन हुआ। तो एक तो इनके लिए वैसे प्रजनन की अच्छी परिस्थितियां, प्लस इनको खाने के लिए भोजन भी मिल रहा था। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो काफ़ी संख्या बढ़ गई और ये लंबे समय तक वहाँ पे भोजन करके आश्रित रह सकती थी। तो एक संख्या बढ़ने का ये भी कारण माना जा रहा है। अब हम ये बात करते हैं कि टिड्डियों और जलवायु परिवर्तन के बीच क्या संबंध है। देखो, जो ये रेगिस्तानी टिड्डे हैं, जो सबसे खतरनाक है और यही हमारे लिए चिंता का विषय है, ये आमतौर पर अफ्रीका के निकट, पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी एशिया के अर्ध शुष्क और शुष्क रेगिस्तान तक ही सीमित होते हैं। और सामान्य जो जलवायुवीय परिस्थितियां होती है, उसमें क्या होती है कि जो टिड्डियों की संख्या होती है ना, वो प्राकृतिक मृत्यु दर के हिसाब से या उसकी वजह से घट जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इतना ज़्यादा अटैक क्या हुआ, उसमें रोल आता है हिंद महासागर के गर्म होने का। देखो, अब क्या हुआ, पश्चिमी हिंद महासागर में सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव, यानी पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल से क्या हुआ, भारत समेत जो पूर्वी अफ्रीका थी वहाँ पे घनघोर बरसात हुई। और बरसात वहाँ ज़्यादा होने से वहाँ पे जो अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्र थी वहाँ भी झीलें जैसी झीलें बन गई कुछ छोटी छोटी, और नमी पैदा हो गई, और गर्मी तो थी। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पर जो जगह हुई ना, वहाँ पर जो ये रेगिस्तानी टिड्डी है ना, उनका प्रजनन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। और ये वहाँ पर जनन हो गया, और ये वहाँ से जो हवाएं चली पश्चिम दिशाओं से, उनके सहारे ये भारत तक पहुँच गई। और अभी क्या चल रहा था कि कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो इस वजह से इनको जो रोकने के लिए जो ढंग से हमें रणनीति अपनानी थी, कीटनाशकों का छिड़काव करना था, वो भी नहीं हो पाया। और ना ही जो आसपास के प्रभावित देश हैं, जैसे भारत हो गया, या जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, या अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनसे भी एक समन्वय निर्माण नहीं हो पाया। इसकी वजह से वहाँ पर ये बहुत मात्रा में पैदा हुई, और अब ये पूरे इस एरिया में आतंक मचा रही है। तो यहाँ पे एक बात आई कि हिंद महासागर द्विध्रुव, इंडियन ओशन डाइपोल, हमने कहा उस वजह से अच्छी बरसात हुई,
अफ्रीका में और भारत में और टिड्डियाँ पैदा हुई। तो अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये आखिर हिंद महासागर द्विध्रुव होता क्या है। देखो, पहले तो जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि हिंद महासागर द्विध्रुव के दौरान हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ज़्यादा गर्म या ठंडा होता रहता है। पश्चिमी हिंद महासागर के गर्म होने पर भारत के मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ठंडा होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी पॉजिटिव से सकारात्मक है, इंडिया के लिए अच्छी बरसात होगी, और नेगेटिव होने से नकारात्मक है। और ये टिड्डी वाला सारा काम हुआ है, ये पॉजिटिव हिंद महासागर द्विध्रुव की वजह से हुआ है, क्योंकि इस पॉजिटिव से यहाँ पर और भारत में अच्छी बरसात हुई थी। तो अब हम समझते हैं हिंद महासागर द्विध्रुव को आसान भाषा में। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि वेस्ट और ईस्ट हिस्सा कौन सा है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे ना कौन सा हिस्सा गर्म हो रहा है कौन सा ठंडा। ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। ठीक है, तो इस घटना में जो हिंद महासागर द्विध्रुव की घटना है, इसमें क्या होता है, ये हिस्से होते हैं ना वेस्ट और ईस्ट, ये बारी बारी से गर्म और ठंडे होते रहते हैं। कभी ये गर्म हो गया, कभी ये ठंडा हो गया, कभी ये ठंडा होगा, कभी ये गर्म हो गया। ठीक है, तो और ये वाला पूरा ट्रॉपिकल रीजन है जैसा आपको पता है। ठीक है, तो ये जैसे कभी गर्म इधर वाला गर्म हो रहा है, कभी इधर वाला ठंडा हो रहा है, इस चीज़ को कहते हैं हिंद महासागर द्विध्रुव। अब हम ये समझते हैं कि इसके कारण क्या है भाई, क्यों ऐसी घटना इस क्षेत्र में हो रही है। देखो, पहली बात तो ये है, जो हिंद महासागर है ये सबसे गर्म महासागर है। ठीक है, दूसरा ये कारण है यहाँ पर इस घटना का कि ये लैंडलॉक्ड है। देखो, ऊपर से ठंडा जल यहाँ आने की संभावना नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर गर्मी बनी रहती है, तो इस तरह की घटना पैदा होने की स्थिति बनती है। तीसरी अगर बात करें, तो जो ईस्ट है प्रशांत महासागर, वहाँ से ठंडा, वहाँ से जल आता रहता है और यहाँ से मिक्सिंग होती रहती है। ठीक है, यहाँ से जल आया और यहाँ पे मिक्सिंग हुई, तो इससे भी इस तरह की घटना पैदा होने की संभावनाएं बन जाती है। और ये जल आता किस वजह से है, जो प्रशांत महासागर के क्षेत्र से इस क्षेत्र में जो जल आता है वो ट्रॉपिकल जो ईस्टर्लीज है उनकी वजह से इस क्षेत्र में आता है। और ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज की बात करें तो ये 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड के बीच में बहती है। अब ये समझो, कारण समझ गए कि एक तो ये लैंडलॉक्ड है अपना हिंद महासागर, दूसरा ईस्ट से जल आता है और मिक्सिंग होती रहती है, और वैसे भी तीसरी बात है ये ट्रॉपिकल रीजन में है, बहुत गर्म क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर ये इतना पानी गर्म होता है, कभी मिक्सिंग होती है, अपवेलिंग होती है। इस सब कारणों के मिलने से हिंद महासागर द्विध्रुव की घटना पैदा होती है। समझ रहे हैं ना आप, आराम से सुनते रहो, समझ जाओगे। अब हम ये बात करते हैं कि ये हिंद महासागर द्विध्रुव वर्क कैसे करता है। हमें जैसे पता है ये वेस्ट साइड है, ये है ईस्ट साइड। ठीक है, पहले हम बात करते हैं, तीन फेज होती है, एक तो न्यूट्रल होती है, फिर दूसरी होती है पॉजिटिव, और तीसरी होती है नेगेटिव। अब न्यूट्रल जो फेज होती है, जिसमें पूरे महासागर में पानी लगभग जो तापमान है एक समान बना रहता है, वो होता है स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, तो इस वजह से क्या होता है, पूरे सब जगह पे जो तापमान है वो एक तरह से नॉर्मल बना रहता है, ना कहीं ज़्यादा गर्म ना कहीं ज़्यादा ठंडा, तो इसे कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, और ये स्प्रिंग सीजन में होता है जब टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए पॉजिटिव वाला। देखो, पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव जो हिंद महासागर द्विध्रुव है उसमें क्या होगा, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड होती है वो गर्म पानी को वेस्ट साइड में एकत्रित कर देती है। यानी जो गर्म पानी है, ये जो हवाएं हैं ये इधर इस साइड में गर्म पानी को एकत्र कर देंगी, तो यहाँ पे गर्म पानी है, इधर वेस्ट में गर्म पानी आ गया। ठीक है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, विंड आई, ऐसे सारा गर्म पानी इधर इकट्ठा इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो इकट्ठा यहाँ होने से क्या होता है, यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा, और
क्योंकि पानी गर्म इधर आ गया तो इधर क्या घटना होगी, अपवेलिंग की। ईस्ट में क्या होगा, अपवेलिंग। इधर गर्म पानी चला गया वेस्ट में, ईस्ट में अपवेलिंग हुई, तो जो ठंडा पानी होगा वो ईस्ट में आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव में क्या स्थिति बनती है कि वेस्ट में गर्म और ईस्ट में ठंडा, और वेस्ट में गर्म होने से क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, हवा ऊपर उठती है, फिर संघनन होता है, फिर बादल बनते हैं और फिर वर्षा हो जाती है। तो जब ये पॉजिटिव हिंद महासागर द्विध्रुव रहेगा वेस्ट में होने से गर्म, तब इस क्षेत्र में अच्छी बरसात होगी। भारत हो गया या फिर ये अफ्रीका का ये क्षेत्र होगा, यहाँ पर अच्छी बरसात होगी। ठीक है, जो इस बार यही पॉजिटिव था, जिस वजह से अच्छी बरसात की वजह से ये टिड्डे पैदा हुए। अब नेगेटिव को समझ लो। नेगेटिव में क्या होता है, जो ईस्टर्ली ट्रॉपिकल विंड होती है ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है। वो कमज़ोर पड़ने से क्या होती है, वो तो कमज़ोर पड़ गई, और जो वेस्टर्ली ट्रॉपिकल विंड होती है वो मजबूत हो जाती है। अब वेस्टर्ली मजबूत हो गई तो वो क्या होगी, वो पानी को इधर इकट्ठा कर देगी, गर्म पानी को। तो ईस्ट में क्या होगा, गर्म हो जाएगा और वेस्ट में ठंडा। तो ईस्ट में जब गर्म होता है और वेस्ट में ठंडा होता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। अब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे तो अच्छी बरसात होगी, यहाँ पे बरसात अच्छी नहीं होगी। तो ये था पूरा हिंद महासागर द्विध्रुव। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसी द्विध्रुव के कारण एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि टिड्डे इतने ज़्यादा पैदा हुए हैं। अब आगे चलते हैं बचाव के बारे में। देखो, हमें पता है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है, और जैसा इस बार टिड्डियों ने अपना कारनामा दिखाया है, तो उसके आगे सारे जो देश हैं वो बिल्कुल ही विवश नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इसलिए शोध कार्य को बढ़ावा देना होगा, ताकि आगे से अगर ऐसा कुछ हो रहा है टिड्डियों के बारे में, तो हमें पहले से पता हो और हम उनको कंट्रोल करने के लिए चीज़ें या फिर चीज़ें उत्पन्न कर सके। दूसरी बात है, इस बार जो टिड्डी ये झुंड आ रहे हैं, इनके लिए उनके ऊपर जो ये ऑर्गोफॉस्फेट है उनका छिड़काव भी कर रहे हैं और आगे भी किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, इस रसायन का छिड़काव उन्हीं क्षेत्रों पर करना चाहिए जहाँ कृषि कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि ये काफ़ी एक विषाक्त रसायन होता है। और तीसरा, हम बचाव के लिए इनके अंडों को नष्ट कर सकते हैं। और आगे हम एक रसायन होता है क्लोरपाइरीफॉस, ये क्या है, विषाक्त रसायन नहीं है, इसका फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, और ताकि ये टिड्डे मर जाएं। और उसके अलावा हम कृषि क्षेत्र के आसपास खाइयाँ यानी ट्रेंचेस खोदकर अपरिपक्व टिड्डियों को जल और कैरोसिन के मिश्रण में गिराकर मार सकते हैं। और ड्रोन आदि का प्रयोग करके उनके प्रजनन स्थलों पर कीटनाशकों का छिड़काव हम कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जो भी देश प्रभावित हो रहे हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, ईरान या बाकी जो मिडल ईस्ट कंट्री है, अफ्रीका कंट्री है, इनको साथ बैठ के ऐसे कदम उठाने होंगे, तभी ये कंट्रोल होगी। भारत अकेला कुछ नहीं कर सकता, अफ्रीका के अकेले देश कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम सब की एक सामूहिक समस्या है ना। तो हम सबको मिलकर बैठकर एक साथ, हम जब मिलकर काम करेंगे समन्वय के साथ, तभी इनसे हम बचाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टिड्डी चेतावनी संगठन भी आता है, जो राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, वहाँ पर टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। उसके अलावा अब हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या फिर जो पूरे विश्व में जो जो मौसमी घटनाएं बहुत ही अलग रूप में देखी जा रही हैं, तो इनको देखते हुए इस तरह की जो हमले हैं टिड्डियों के, वो आगे भी हो सकते हैं। तो हम सब देशों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम इन चीज़ों से निपट सकते हैं। अब लास्ट में मैं एक दो आर्टिकल आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो क्या कर रहा है कि देश के 12 राज्यों पे इसका असर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ये पैटर्न है। ठीक है, और इसलिए बड़ी टिड्डियाँ वही बता रहा है कि वो सकारात्मक जो डायपोल था ना, पॉजिटिव वाला इंडियन ओशन डायपोल, उसकी वजह से इनका ज़्यादा, ये पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि वही एक कारण रहा कि इस वजह से इतनी ज़्यादा पैदा हो गई। और जुलाई में फिर लौटेगा
टिड्डी दल अभी ये क्या है कि वापस भी, क्योंकि इनका प्रजनन और होगा तो वापस से ये अटैक कर सकती है। और देखो फिर ये नेपाल और बांग्लादेश तक ये टिड्डी दल आगे पहुंच सकता है। और ये भारत कैसे पहुंची? अम्फान से भारत पहुंची। देखो क्या अम्फान से जो हवाएं चली थी, जो चक्रवात हवा मतलब आया था बंगाल की खाड़ी में, उसमें जो पश्चिमी हवा चली थी उसके सारे ये टिड्डियां भारत में आ गई थी। और अब हमारे प्रयासों की बात की गई है। पहले में यही कहा गया कि कोरोना के कारण हम लॉकडाउन चल रहा था, इतना ध्यान नहीं दे पाए, जिससे ये और ज़्यादा खतरनाक हो गई। दूसरा है कि इन पे स्प्रे करने वाला सिस्टम भी हमारे पास अच्छे नहीं थे, ठीक है। और साथ में अगर हम ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करें तो अच्छे से निपट सकते हैं। और पाकिस्तान है जो भारत का भी साथ नहीं दे रहा। अगर हमें निपटना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। अब ये देखो, टिड्डी पर वार से पर्यावरण पर भी प्रहार। देखो हम जब टिड्डियां आ रही है तो हमारा ध्यान क्या है कि बस टिड्डियों से अभी लड़ना है। अभी हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि अब हम टिड्डियों से लड़ने के लिए जो खतरनाक रसायन यूज कर रहे हैं वो आगे क्या प्रभाव पैदा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो कि देखो टिड्डी को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड हैं वो, उससे क्या है, जो मधुमक्खी है, तितली है, जो पर्यावरण मित्र कीट हैं वो भी तो मर सकते हैं ना। और वो मर गए तो परागण नहीं होने से जो पादप पारिस्थितिकी है वो भी प्रभावित हो सकती है। अब ये है कि जब ये टिड्डी हमने पेस्टिसाइड से मान लो मार दी कुछ, तो उनको जब ये गोडावन, कौवे, चीलबाज, कबूतर ये खाएंगे तो वो पेस्टिसाइड उनके पेट में भी चला जाएगा और वो भी मर सकते हैं ना। और साथ में जो सांप हैं, नेवले हैं, छिपकले हैं, वो भी जब ये मरी हुई टिड्डियाँ रसायन वाली खाएंगी तो वो भी प्रभावित होंगी। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। देखो जो 96% सांद्रता का पेस्टिसाइड उपयोग कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमें ज़्यादा ऐसे मेथड अपनाने होंगे जो पर्यावरण की दृष्टि से भी नुकसानकारी ना हो। या तो हमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनके जन्म होने से पहले ही इनका कुछ उपचार कर दिया जाए, ठीक है, इनको पैदा ही इतनी मात्रा में ना होना दिया जाए। क्योंकि अगर हम ऐसा करके मार भी देंगे तो फिर मतलब हम कोई जीत नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो पर्यावरण से कितना नुकसान इससे हो रहा है। तो ये था पूरा आर्टिकल। इसमें हमने पूरा टिड्डियों के बारे में सब चीज़ें डिस्कस करी, 2 आर्टिकल भी डाल दिए, इसको भी आप पढ़ सकते हो पीडीएफ में। और सबसे बड़ी बात हमने डिस्कस किया हिंद महासागर द्विध्रुव को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।